बात 1985 की है। आगरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक गांव है, बाल गांव। यहाँ तोरन सिंह उर्फ टीटू, जो अभी सिर्फ 2 साल का था, उसने एकदम साफ साफ बोलना शुरू कर दिया। दुकान पे लिख रही है वाला कोई भी कहानी पता पड़ेगी, भैया ले गया अच्छा लिख के। वैसे तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर दे तो माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन टीटू के केस में ये बात उनके लिए खुशी से ज़्यादा चिंता की वजह बन गई थी। जब टीटू 2 साल का हुआ तो वो अजीब अजीब बातें करने लगा, जैसे अपने पिताजी से कहता कि वो उसकी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि उसे यहाँ बाल गांव में जहाँ वो रह रहा था खाना तो मिल रहा था, लेकिन उसे उनकी फिक्र हो रही थी। जब टीटू की माँ पूछती कि वो किसकी बात कर रहा है तो वो कहता कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है। हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा तू कहो कि तो कातन को मकान में मियो यहाँ दिल ना लगा तू हट जाए मार दिन तक जीवा लगा तो कि तुम तो आगे जाओ मैं ना उठे। जो इस वक्त आगरा में है। टीटू बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। वो अचानक रोना शुरू कर देता और अपनी माँ से कहता, मैं बस यूं ही आ गया हूँ, मुझे अपने असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। जब उससे पूछते कि हम कौन हैं तो वो कहता कि तुम मेरे घर के नहीं हो। शुरुआत में तो सबने उसे बच्चा समझकर इग्नोर किया, जैसे कि हम सब करते, क्योंकि बच्चे छोटी मोटी बातें ऐसा करते रहते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी। सबने ये सोचा कि चलो बच्चा है, उसकी इमेजिनेशन है, और इस बात को टाल दिया। पर 1988 यानी 3 साल बीत गए। अब 5 साल के टीटू ने जो बातें और हरकतें करनी शुरू की, उससे उसके माँ बाप गहरी चिंता में डूब गए। एक दिन टीटू बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी उमा से उसके 2 बेटे हैं, जिनका नाम रोमू और सोमू है। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है, मेरा आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोस नाम की मेरी एक दुकान भी है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे आकर सर पर गोली मार दी, जिससे उसकी अचानक से ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे, हम पूछते थे कि हम कौन हैं। कभी कहता है मेरे गोली मारी गई, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैं शमशान भूमि में जो मुझे ले गए, जहाँ पे उसको हिंदू राइट्स में होता है, शमशान भूमि में उसकी पहले बॉडी को आग लगा दी और फिर उसको आधा पानी डाल के बुझा के यमुना में फेंक दिया। अब एक 5 साल का बच्चा अपने बीवी और बच्चे होने की बात करने लगे और ये बताने लगे कि पिछले जन्म में उसकी मौत कैसे हुई थी, तो आपके मन में क्या आएगा? फिलहाल ये खबर पूरे गांव में फैल गई और वहां सबको एक ही बात लग रही थी, और वो ये थी कि टीटू के ऊपर भूत आ गया है। भूत प्रेत की थ्योरी तो वैसे भी हमारे देश में सबसे पहले आ जाती है, इसलिए टीटू के केस में भी वही हुआ। टीटू का नेचर अपनी उम्र के बच्चों से कई ज़्यादा अलग हो गया था। वो भले ही 5 साल का था, लेकिन उसकी भाषा, उसका रहने रहने का हाव भाव, उसका लहजा और बोलने का तरीका बड़ों जैसा हो गया था। जी बोलो हम तो घर में जाएंगे, तुम तो कितने किलो लौट रहे हम पे जा पाए, हम तो आगे हमारी दुकान है, आगे हमारे बच्चा है, हम सब छोड़े तो आएंगे। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। वो अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह ऐसी फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती। मम्मी जो मेरी पिछले जन्म की थी, वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की साड़ी तो ऐसे ही पहन के घूमती रहती थी। तुम ये जो गंदी धोती पहनकर बाहर जाती हो, ऐसा मत किया करो। वो ये भी कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने बंगले में रहने जा रहा हूँ। ये कहकर वो बिल्कुल एक बड़ी उम्र के शख्स जैसा अपना सूटकेस निकालता और अपने छोटे मोटे कपड़े रख के वहाँ से भागने को रेडी हो जाता। और जब वो अपने कपड़े बैग में रख के भागने लगता तो उसके घर वाले जब भी उसको डांट लगा कर रोकते कि इतने छोटे बच्चे भैया कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी बातें तो हमने मान ली, तो वो उन्हें
घर से भाग जाने की एक बार फिर से धमकी देता। वह नॉर्मली कहीं पर पैदल या बस से जाने को तैयार नहीं होता और बोलता कि उसको सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के साथ साथ उनके आसपास के गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। माँ को माँ नहीं समझता था, पापा को पापा नहीं समझता था, भाइयों को भाई नहीं समझता था और हमेशा इसी रट में लगा रहता कि मैं आपके यहाँ तो बस अपने दिन काट रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक ये सारी बातें उसको बताई और उसको सच्चाई पता करने के लिए भेज दिया। आखिर ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं, ये तो जानना ज़रूरी था। क्या ये टीटू का एक इमेजिनेशन था या कोई उसे ये सब सिखा रहा था? क्योंकि छोटे बच्चे को अक्सर बहला फुसला के फालतू की बातें सिखा देते हैं। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ता है। क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसके सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान थी सदर बाजार में, तो वहीं पे वो लोग जाते हैं। अशोक और उसका दोस्त वहां पहुंचकर इस नाम से दुकान को ढूंढता रहता है, लेकिन उनको नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे नाम की दुकान वहां पे पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वो तो ऐसे ही गए थे और वो थक कर एक जगह पे बैठ जाते हैं। तभी जो अशोक है उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है सुरेश रेडियोस। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। वही नाम जिसका जिक्र टीटू कर रहा था अपनी बातों में। अशोक चौंक गया। क्या टीटू की कही बाकी सारी बातें भी सच थीं? क्या टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म था या फिर ये कोई इत्तेफाक था? 1983 में टीटू के जन्म से 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी सफ़ेद फिएट कार में घर को वापस लौट रहा था, जहां पर पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे हुए थे। सुरेश ने गाड़ी अपने घर के गेट के सामने रोककर हॉर्न बजाया। तभी इतने में वो दोनों बदमाश उस पर गोलियां चला देते हैं। गोली का शोर सुनकर जब तक घर वाले भागकर बाहर आते तब तक सुरेश की जान चली गई थी, क्योंकि एक गोली उसके सर के दाईं तरफ लगी थी। मगर जब गोलियों की आवाज इतनी तेज आई तो दोनों बदमाश जो थे वो मौके से भाग गए थे और उनको कोई पकड़ नहीं पाया था। और ये बात 1983 की थी। इसी वजह से उस वक्त आज के जैसा इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो और घटना शाम की थी। इसलिए ऐसा एक भी गवाह नहीं मिला जिसने इनमें से किसी एक बदमाश को देखा हो। लिहाजा बिना किसी को सजा हुए पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। सुरेश जा चुका था। 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसकी पत्नी उमा पर थी। इसलिए अब सुरेश की जगह उमा शॉप को संभालने लगी थी और अपने घर का पालन पोषण करने लगी थी। अब चलते हैं यहाँ से 5 साल आगे। 1988 में उसी दिन जहाँ टीटू का भाई अशोक उसी शॉप में आगे खड़ा हुआ था हैरान होकर कि भाई ये बात तो सच निकली। तो अशोक शॉप के अंदर जाता है जहां उसे एक लेडी मिलती है शॉप में। पता चलता है कि वो सुरेश की वाइफ उमा ही है। अशोक उनसे कहता है कि वह सुरेश से मिलने चाहता है, जिस पर उमा पूरा किस्सा बताती है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मान लो उसके आगे अंधेरा छा जाता है कि उसके घर पे उसका 5 साल का छोटा भाई जो बकवास बातें कर रहा था, जो उनको लग रही थी, वो कहीं ना कहीं सच होती जा रही, क्योंकि उमा ने बताया सारी बातें जो टीटू बोला और बकवास करता रहता है वो सब सच है। वाइफ का नाम, बच्चे, दुकान का नाम, डेथ का कारण और सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट सच बातें थी। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि वो आसानी से हजम भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की वाइफ उमा ने अशोक से उसका परिचय पूछा कि वो आखिर है कौन और उसको सुरेश से क्या काम था। अब बारी थी उमा के शौक होने की। अशोक ने बताया कि वो आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में रहता है। उसने अपने यहाँ आने की पूरी वजह एकदम डिटेल में बताना उसको शुरू करी। इन्हीं सब बातों पर यूं ही विश्वास करना आसान नहीं होता और वहीं उमा के साथ भी हुआ। उमा ने कहा कि हो सकता है टीटू ने न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ लिया होगा, क्योंकि उस वक्त का सबसे बड़ा केस यही था। इस पर अशोक ने कहा कि वो ये सब तब से बता रहा है जब उसकी उम्र इतने बच्चों वाली थी कि वो बोलना नहीं सीख पाते हैं उस उम्र में, क्योंकि 2 साल से उसने बोलना शुरू कर दिया था। अब यहाँ उमा के लिए एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। मान लो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा रीइंकार्नेशन जैसी चीज़ भी हो सकती है। वो एक तरफ क्यूरियस भी थी, वहीं दूसरी तरफ मन में उठ रहे ढेरों सवाल से कंफ्यूज भी। चादर लगाई मेरे को, फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है। वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ,
उमा ने अपने सास ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को पूरी बात बताई। वो भी शॉक हो गए, लेकिन एक तरफ ये सोचकर खुश भी थे कि उनका बेटा वापस आ गया है। एक माँ बाप को और क्या चाहिए। अशोक ने सच को और पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार वालों से अपने घर बाढ़गांव चलने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि बिना बताए अचानक घर चलकर देखते हैं कि वो आप लोगों को देखकर पहचान पाता है या नहीं, और आम जो भी चीज़ें हैं उसके सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि उसको क्या होगा। घबराहट, क्यूरोसिटी जैसे अनेक इमोशन दिल में लिए सुरेश के घर वाले अशोक के साथ टीटू से मिलने चल दिए। वहीं टीटू, जिसने शायद उनको अपना सुरेश दोबारा देखने को मिल जाए, उस टाइम टीटू खाना खा रहा था जब वो लोग मिलने जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े सुरेश के परिवार वालों को देखा तो भागता हुआ उनके पास पहुंचा और सबके पैर छू के उनको गले लगाने लगा। वो जोर जोर से बोलने लगा, देखो मेरे माँ बापू जी, आप आ गए हो फाइनली, अब मैं माँ बाप को बुला कर लाया हूँ। और सुरेश के पेरेंट्स को अपने असली माता पिता बताने लगा। जैसे ही उसकी नज़र उमा पर पड़ी वह शर्मा गया। 5 साल का बच्चा अचानक एक अपने सी उम्र से बड़ी फीमेल को देख के एक मेल की तरह एक्ट करने लगा। उसने उमा को इशारे से अपने बगल में बैठने के लिए बुलाया और बच्चों का हाल चाल लेने लगा। उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। तो ये हम द्वार पे बैठा दे सगरे और टीटू बड़ा हिले मिलो जट बहुते बोले कि मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ, और बुला जाते दो बात करूँगा उमा से। उमा झट नहीं आई गई और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो, तो बोली कि वो पता पहचाना के रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। अब वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी, दोनों बच्चे डाल दे धुन में। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया के मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए, तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हन तुम। अब वो चाहे चुप है। टीटू ने उमा से धौलपुर के मेले से जुड़ी बात की, जिसे सुनते ही उमा हैरान हो गई, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ सुरेश और उमा के बीच हुई थी। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे तो टीटू ने देखा कि बाहर इससे पहले कभी कार देखी नहीं थी, और उस वक्त तो इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी। लेकिन यह देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके लिए ये सब नया नहीं है, क्योंकि भाई 1983 की बात है, 85-87 में कार्स नॉर्मल नहीं थी। टीटू ने सोचा कि अब वह भी उनके साथ आगरा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वह लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे, वह पूरी तरह भड़क गया। अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, अपने पिता से हाथापाई तक करने लगा, क्योंकि था तो बच्चा ही ना। वो भागकर सुरेश के फादर चंदा सिंह के गले लग गया, क्योंकि उसके दिल में वहीं उसके असली पिता थे। फिर उन्होंने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वह जल्द ही उसे मिलने आएंगे। उसी के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक दिन टीटू को आगरा बुलाया जाए, ताकि वह अपनी पास्ट लाइफ की जितनी भी मेमोरीज हैं उसको कंफर्म कर सके। टीटू ने ना सिर्फ दावे के अकॉर्डिंग अपने पिछले जन्म के माँ बाप पहचान लिए थे, बल्कि अपनी पत्नी और उससे की गई पर्सनल बातें भी डिस्क्लोज कर दी थी। इससे यह डाउट तो काफ़ी हद तक मिट गया कि यह सब जानकारी उसे कहीं से पढ़कर तो नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ इससे टीटू के माँ बाप की चिंता, जो प्रेजेंट माँ बाप हैं, और भी ज़्यादा उनकी चिंता बढ़ जाती है। जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले जन्म का, यहाँ जे आपको है तो कुछ होगा उन्हीं के जगह। यही है साहब, उसे अपनी याद है। ले क्या भाई मम्मी को है और जी उमा को है। एक माँ बाप के लिए उसके इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा जब उसका बच्चा किसी और को अपना माता पिता मानने लगे, और बहुत सारी मिक्स फीलिंग भी उनके अंदर आ जाती हैं जो वो उस मामले में जूझ रहे थे। ठीक है, मन में सवाल आ रहे थे। हम तो हैरान हैं इसलिए, जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जब अभी इतना है। फिर टीटू को आगरा लाया गया और यहाँ पे उसके कुछ टेस्ट करने थे इन लोगों को। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही टीटू के सच को परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कर ली गई और उसके टेस्ट लेने गए, जिसमें से पहला टेस्ट था जब वो कार में बैठ के आ रहे थे तो सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर नहीं रोकी, बल्कि शॉप के सामने से तेजी से निकाल गए, ताकि ये देख सकें कि वो पहचान पाता है कि नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से गुजरी, उसने जोर से आवाज लगाई, रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई, तुम आगे कहाँ चले जा रहे हो।
उसने वह जगह रास्ते में जो मार्केट आया था उसके अंदर से गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उसने अपनी दुकान को ढूंढ लिया और यही कहते कहते चलाने लगा कि भैया धीरे चला लो, इतनी सारी दुकानें हैं और जो भी हैं। और उसमें से उसने इतनी तेज़ गाड़ी के अंदर अपनी दुकान पहचान ली और वो पहला टेस्ट तो पास कर गया। फिर हुआ दूसरा टेस्ट। टीटू दुकान के अंदर एंट्री करता है, लेकिन उसकी चाल, बॉडी लैंग्वेज एक 5 साल के बच्चे की नहीं, एक शोरूम के मालिक की जैसी हो गई। आजा भाई टीटू, इधर आजा, इधर आ जाओ। इधर आ भाई, करो नमस्ते, कहाँ है मम्मी? कहाँ है? बता दे, नमस्ते कर दे सबसे। घर है ना, बता दे इनको, बता दे, बैठ जा, बैठ के सोनू को बता दो। सोनू को बता दे, वहाँ बैठ के बताओ भैया, बता दे, बता दे, आजा इधर, आजा इधर चल। किसका फोटो है? मेरा नाम किसका है फोटो? फोटो है? नाम क्या है? बस तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काटता हुआ हमारे से पहले के चलाए। अच्छा, काय के लिए? ये सोचा उमा ने देखा होगा जिस तरह से स्टूल पर बैठा, उसके हाथ चलाने के तरीका सब बिल्कुल हूबहू सुरेश जैसे ही था। इतना ही नहीं, उसने यह तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट किया गया है और कौन सा हिस्सा उसके यानी सुरेश के जिंदा रहते एकदम पिन पॉइंट था। और 20% जरा शक था मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो, और चिपट गया मुझसे और मुझे छोड़कर नहीं जाता कहीं पर ही। वो बड़ी मुश्किल से मैं अपना उसको पीछे छुड़ाता हूँ। एक बार फिर वो आया, गली में जा रहे थे, हमारी पुरानी नौकरानी मिल गई माया। तो माया ने तो समझा ये बच्चा यही है, सोनू है या टोनू है। उन्हें क्या सोनू से उसे बिगड़ गया उससे। वो तो मुझे पहचानती नहीं है मैं कौन हूँ कहीं। इनको देख भी तो लो। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं, तो हमने कहा देख तो लिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था। तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। ये तुमसे बड़े कैसे हो गए? तुम तो छोटे हो। मैं तो काम जिंदे पहले बड़ा हो। कैसे? पहले बड़ा हो। पहले बड़े थे तो क्या हुआ? छोटे कैसे हो गए? मैं हाँ। जन्म लाए हो कहाँ लिया जन्म? बाद में तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है। कहा कि ठीक है, तो समझ लो दूसरा टेस्ट भी उसने कहीं ना कहीं पार कर लिया। वो उसका टेस्ट होता है नंबर 3। दुकान के बाद टीटू को सुरेश के घर लाया गया, लेकिन उसके आने से पहले ही सुरेश के दोनों बच्चे जो थे वो घर के बाहर मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी टीटू फेल नहीं हुआ। उसने उन मोहल्ले के बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया और वो तो उसके साथ मिलने घर भी नहीं आए थे। सभी के लिए इतने सारे एविडेंस काफी थे ये मानने के लिए कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। अब भैया इसके बाद जब लोगों को फैला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेस्ट किया साइंटिफिकली और जितने भी उनके होते हैं, और कोर्ट केस में भी ये सब बातें हुई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मीडिया में यह केस हर जगह छा गया था। इसकी जानकारी DU के प्रोफेसर NK चड्ढा को मिली। प्रोफेसर चड्ढा डॉक्टर यान स्टीवेंसन के साथ रिसर्च टीम में थे। डॉक्टर यान स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक वेल नोन एंड हाईली रेप्यूटेड प्रोफेसर थे जो रियनकार्नेट पुनर्जन्म पर की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेमस थे। ये भी एक केस है। उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की एडवांस और एंटोनिया मिल्स जो एक रिसर्चर और उनकी कलीग भी थी, टीटू को केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लोज स्टडी करने लगे। सुरेश की फैमिली ने बताया था कि जो सुरेश का नेचर था वह काफ़ी अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड था। छोटी छोटी बातों पे उसके लड़ाई झगड़ा होने लगता था। डॉक्टर मिल्स ने नोटिस किया कि टीटू का नेचर भी इसी तरह का होता जा रहा है। एक बार डॉक्टर मिल्स टीटू के साथ मार्केट चूड़ी लेने गई थी। वहां पर उन्होंने दुकानदार को धमकी दे डाली
और उसने कहा कि एंटोनिया उसकी दोस्त है तो गलती से भी उनसे पैसे ना मांग लेना। इस इंसिडेंट का जिक्र डॉक्टर मिल्स ने अपनी रिसर्च पेपर में भी किया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी और शायद स्क्रीन पे भी मैं डाल रहा हूँ अभी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टीटू को सुरेश के कातलों के बारे में पता था? क्या उसने उनका चेहरा देखा था जिससे उसकी पिछले जन्म में जान ली थी? तोरण सिंह उर्फ टीटू एक 5 साल का बच्चा अब ऐसे खुलासे करने वाला था जिसने मीडिया जगत में आग लगा दी थी उस टाइम पे। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम जिस दिन उसे गोली मारी गई, उसने उन 2 बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था और वह शख्स कोई और नहीं, उसी का यानी सुरेश का ही एक साथी बिजनेसमैन था। अच्छी बात यह थी कि आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया, क्योंकि भाई ये बहुत नॉर्मल केस नहीं है। पुलिस ने टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को उठा लिया और सख्ती से जब उसकी पूछताछ की गई, जिस कारण उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। यह पहली बार था जब पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस हमारे देश के साथ साथ कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया। उसने भी कोर्ट में पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताया। केस के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे पोस्टमार्टम एंड बर्थ मार्क रिपोर्ट्स। सुरेश के सिर पर जिस तरह गोली मारी गई थी उसी तरीके के 2 निशान टीटू के सिर पर भी मिले। जब उसके बाल हटाए गए तो पाया गया कि उसके सर में बिल्कुल वैसे ही 2 निशान हैं जिसका साइज और शेप सुरेश के सर पर लगी बुलेट के एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट हैं उससे सेम टू सेम मिल रहा था। ज्यादा इसलिए और नहीं कि वो उन्हें परेशान घर वालों को बहुत ज्यादा करता है, मैं करता क्या उन्हें ज्यादा परेशान करता है। वो करवाया खुदाई होगी, खुदाई करा मैं तुम्हारे घर गया कहा कितना? हाँ तब तो खुद ही होने लगा। अच्छा, आपका खुदवाया? आपको कब खुदवाया? अब खुदवा नहीं। कब? कब? कल चाहे खुदवा ली हूँ तो लेकर आए हो। आ रहा हूँ मतलब ले लेंगे। अच्छा, आ रहा तू ले ली। ठीक है। गड्ढा में ऐसा नहीं जो गड्ढा खोद रहा वहाँ भी रखा। गड्ढे में रखा हुआ है वो? नहीं, सांझ भाई कोठी में। तो फिर चला रहने चला गाँव चला चला घर में कौन रहे हो? कहीं डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च में मेंशन किया है कि बर्थ मार्क और पास्ट लाइफ की इंजरी के बीच कनेक्शन होता है और यही मान्यता हिंदू धर्म में भी है। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टीटू से जुड़ी रिसर्च पेपर भी सबमिट की और उसमें सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने यह मान लिया कि टीटू की जो लाइफ है आफ्टर लाइफ वो ही सुरेश जो थे उनका पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा हुई। यह एक रेवोल्यूशन और कंट्रोवर्शियल सपने में भी नहीं सोचा गया होगा कि इस केस के बारे में कि जान लेकर वह बच्चा निकले। वो जान मतलब ये किसी ने नहीं सोचा होगा ना कि उन्होंने एक की जान ली और बच के निकल गए और फिर दोबारा जन्म लेकर वो इंसान वापस आया और उनको उसने सजा दिलाई। अब एक आखिरी बड़ा सवाल, क्या टीटू अपने पिछले जन्म वाले माता पिता के पास चला गया या फिर उसने अपनी इसी जन्म के माँ बाप को ही अपना माना? तो सुरेश भले ही टीटू के रूप में वापस आया था लेकिन वह सुरेश तो नहीं था। माना आत्मा वही थी लेकिन जो शरीर था वो तो एक बच्चे का था ना। उमा के लिए वो उसका हस्बैंड रह गया था और ना ही उसके बच्चों के लिए वह एक पिता सुरेश के, और ना ही वो बच्चे उस बच्चे को मतलब जो सुरेश के बच्चे थे वो टीटू को अपना फादर भी नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो तो उनके एज का उनसे भी छोटा है और जो उसके माँ बाप थे वो भी क्या ही करते। और जो टीटू के जो इस जन्म के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो भी बहुत निराश हो गए थे, तो इसीलिए दोनों में सहमति हुई और अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए, उसके पेरेंट्स भी और सुरेश के जो पेरेंट्स थे वो भी। और अपनी दोनों यादों के साथ उसने अपने बचपन को जिया और गाँव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। आज जो टीटू सिंह हैं जिनका असली नाम तोरण सिंह है, BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको आज भी सब कुछ याद है। वे अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाते हैं। आज उनका मानना है कि हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते, जो कल बीत गया सो बीत गया और जो बाकी है वह है हमारा आज। पुनर्जन्म का यह अनोखा केस हमें सिखाता है कि लाइफ एक सीधी लकीर नहीं है, एक सर्कल है जहां शुरुआत और अंत
एक जगह आकर मिल जाता है। तो ये था आज का केस। और अगर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस रेगुलर आएँ, क्योंकि आपने इस वीडियो में थोड़ा सा मेरा स्पीच थ्रो का डिफरेंस देखा होगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले केस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। और हाँ, प्लीज़ इस साल यार हमारे 10K सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आप आए हो वीडियो पुरानी जाके देखो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। और अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जो उस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी और फिर से जय हिंद, जय भारत।